नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। लोजपा में बड़ी टूट, घर का कलश सड़क पर आया। चिराग के द्वारा 20 मिनट हॉर्न बजाने के बाद चाचा के घर का दरवाजा खुला। लोजपा में टूट पर सियासत गर्म। जदयू अध्यक्ष ने चिराग पर किया बड़ा हमला, कहा अध्यक्ष पद के काबिल नहीं। हाजीपुर के सोनपुर में लूट की बड़ी वारदात। फ्लिपकार्ट के गोदाम से 10 लाख और सामान की लूट। बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा और मेयर सीता साहू ने लिया वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा। अब खबरें विस्तार से। बिहार की राजनीति में फिलहाल जिस नेता ने सबसे ज्यादा हलचल मचा रखी है वह है पशुपति कुमार पारस। दरअसल पशुपति पारस रातों रात सुर्खियों में इसलिए आ गए क्योंकि उन्होंने अपने ही भाई रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा से भतीजे चिराग पासवान का तख्ता पलट करते हुए खुद ही पार्टी के अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता बन गए। लोक जनशक्ति पार्टी में रातों रात हुए तख्ता पलट के बाद पशुपति कुमार पारस सबसे ज्यादा चर्चित हो रहे हैं। पशुपति पारस एलजेपी के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवंगत रामविलास पासवान के सबसे छोटे भाई हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदीय दल का नेता बनने के बाद चिराग पासवान अपने चाचा के आवास पहुंचे, जहां 20 मिनट तक हॉर्न बजाने के बाद चाचा के घर का दरवाजा तो खुला, लेकिन चाचा वहां मौजूद नहीं थे। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। लगातार 20 मिनट तक चिराग पासवान गेट के बाहर हॉर्न बजाते रहे, जिसके बाद दरवाजा खुला। नहीं। सर, आप लोगों ने चिट्ठी में क्या लिखा है स्पीकर को? सबसे पहले ये जो कल का फैसला हुआ है ये मजबूरी का फैसला है। हम पासवान जी के छोटे भाई हैं। हम 3 भाई थे। तीनों भाई में हम लोगों का अटूट प्यार था। ये दुनिया जानती है, लोग देश के लोग जानते हैं कि महाभारत हमारे तीनों भाई के प्रेम के सामने खेल था। तो 28 नवंबर 2000 ईस्वी में लोक जनशक्ति पार्टी का माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा गठन हुआ और तकरीबन 21 वर्ष पार्टी का गठन हुआ। 21 वर्ष का उम्र हुआ और बहुत अच्छे ढंग से पार्टी चल रही थी। कहीं कोई नहीं था। मेरा दुर्भाग्य ये कि हमारे बड़े भाई और छोटे भाई दोनों हमको छोड़ के चले गए। मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, मैं अकेला रह गया। पार्टी का बागडोर जिनके हाथ में गया, पार्टी के 99% कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और जो हमारे पार्टी के समर्थक लोग थे, सभी लोगों की इच्छा थी कि हम 2014 में एनडीए गठबंधन के पार्ट बने और इस बार के भी विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के पार्ट बने रहे। जो स्वर्गीय पासवान जी अंतिम इच्छा थी कि देश के जो दलित है, गरीब है, मजदूर है, अकलियत है, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, जो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं, उनके उत्थान की बात उन्होंने किया और उसी के माथा पर उन्होंने दलित सेना का भी गठन किया और पार्टी का भी गठन किया। उनका सोच ये था, आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं चाहता हूँ उनकी वाणी वो अमर रहें। उनके द्वारा जो बनाया गया लोक जनशक्ति पार्टी है वो पार्टी बिखर रही थी। कुछ असामाजिक तत्व हमारे पार्टी में सेंध डाला और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया और गठबंधन तोड़ा भी तो दूसरे ढंग से तोड़ा। किसी से हम दोस्ती करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, किसी से नफरत करेंगे। इसका परिणाम ये हुआ बिहार में एनडीए गठबंधन कमजोर हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल समाप्ति के कगार पर चला। हमारे दल में 6 विधायक, 6 सांसद हम लोग हैं। 5 सांसद की इच्छा थी 6 महीनों से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूँगा, लोक जनशक्ति पार्टी इस देश में जिंदा रहेगी और हमको बरकरार रखेंगे। गरीब दलित शोषित
जितने भी समाज के लोग गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनकी सेवा करने के लिए तो है क्या। स्पीकर को आप लोगों ने क्या लिखा है? चिराग पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अभी तक हैं। मुझको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहे, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। मुझको चिराग पासवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी छोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी, उसमें चिराग पासवान जी आ रहे हैं। और मैं तो आज के इस माध्यम से पूरे बिहार और पूरे देश के लोगों से आग्रह करता हूं कि जो लोग भी किसी कारणवश नाराज होकर हमारे पार्टी से चले गए, मैं सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूं और सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि वो लोग आए हमारे पार्टी में सहयोग करें, पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें और जैसे पार्टी चलती थी पासवान जी के समय में, वैसे पार्टी दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। आप लोग चुनाव आयोग को भी चिट्ठी लिखेंगे? चुनाव आयोग को एक आदमी बोलिए, आपका स्पीकर साहब कितने बजे मुलाकात है? नहीं, स्पीकर साहब को मैंने कल रात में 8:30 बजे 5 शाम तक हम लोग सशरीर जाकर के उपस्थित होकर मैंने को कागज दे दिया। जब अब वो ऑर्डर देंगे, बुलाएंगे तो पार्टी के अध्यक्ष भी हाजिर रहेंगे कि लोकसभा में? वो तो भविष्य की बात है। पहले तो लोकसभा में सदन का नेता तो बनने दीजिए, उसके बाद की बात। चुनाव आयोग को आपने एक चीज आपने जेडीयू के नेता से मुलाकात की, ऐसी खबर आ रही है ललन सिंह मुलाकात, क्या जेडीयू में जा रहे हैं आप? नहीं, 100% गलत है। चुनाव आयोग में हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी रहेगी। लोक जनशक्ति पार्टी को किसी को मरवा नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन पूरे देश में है और बिहार में हमारा संगठन काफी मजबूत है। हमारा संगठन था, है और भविष्य में रहेगा। मैं एनडीए गठबंधन के साथ में, मैं एनडीए में के साथ था और मैं आज भी हूँ। मैं गठबंधन में रहूँगा, गठबंधन धर्म का पालन करूँगा। जहाँ तक बिहार सरकार की बात है, तो हमारी जो सोच है, हमारा जो ये है, उसके मुताबिक मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं अच्छा लीडर मानता हूँ, विकास पुरुष में मानता हूँ। अध्यक्ष है कि नहीं बोलने का नहीं अभी ये बताइए पारस जी, लोक जनशक्ति पार्टी में टूट की खबर की पुष्टि के बाद अब जदयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने चिराग पासवान पर बड़ा हमला किया है। आरसीपी ने चिराग पर तंज कसते हुए कहा है कि उन्होंने जैसा किया था वैसा फल उन्हें मिल रहा, गलत काम का नतीजा हमेशा भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान इस काबिल नहीं है कि पार्टी संभाल सके, उन्हें बिना मेहनत किए हुए ही पार्टी की जिम्मेवारी मिल गई थी। लोजपा में जो टूट हुई, कैसे देखते हैं सर इस घटनाक्रम को? देखिए, एक कहावत है, एज यू सो विल यू रीप। जो बोइएगा सो काटिएगा। आप जानते हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी देश के बड़े सम्मानित नेता थे और उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी। और 2020 के चुनाव में आपने देखा कि बिहार में जो एनडीए गठबंधन था, जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, लोजपा, बहुत शानदार ढंग से हम लोगों का कोऑर्डिनेशन था। हम लोगों ने चुनाव लड़ा और 40 में से 39 सीट हम लोग, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन हम लोगों का। रामविलास जी की तबीयत खराब हुई। 2000 आपने देखा कि 20 का जो हमारा असेंबली का चुनाव हुआ, उसमें जो उनके पार्टी को नेतृत्व दे रहे थे, उनका कैसा खराब रवैया, किस प्रकार की रणनीति उन्होंने बनाई, किस प्रकार से एनडीए को डैमेज किया। तो स्वाभाविक है कि अगर आपके मन में कुछ इस तरह की बात रहेगी तो उसका तो परिणाम आएगा। और साथ ही आप जानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी में स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी का, उनके भाई पशुपति पारस जी का और भी जितने साथी हैं, सब लोगों का एक योगदान रहा और सब लोग पुराने अनुभवी सब राजनीतिज्ञ। और आप जानते हैं कि बिना मेहनत के किसी को बहुत बड़ा पद अगर मिल जाता है तो देखिए, पद प्राप्त करना और उसको पचाना, ये दोनों बहुत अहम होता है। और स्वाभाविक है कि अगर आप किसी पद पर हैं और अपने व्यवहार से, अपने कंडक्ट से आपके जो सीनियर हैं, आपके जो सहयोगी हैं, उनको सम्मान नहीं दीजिएगा तो क्या ऑप्शन है। और यही कारण आप देखिए ना कि 6 में से 5 लोगों ने निर्णय लिए। ये तो मैंने बताया ही कि जो यहाँ विधानसभा के चुनाव में जिन्होंने जिस प्रकार की नीति अपनाई, उससे लोग नाराज थे। आपको याद होगा, इसी हॉल में हम लोगों ने
कुछ महीने पूर्व हमारे अध्यक्ष जी थे, बहुत सारे साथी ज्वाइन किए। तो स्वाभाविक है कि जैसा मैंने कहा कि जैसा करिएगा वो पाइएगा। ये उन लोगों के लिए कड़ा संदेश नहीं है जो निगेटिव पॉलिटिक्स केवल करते हैं, लगातार हमले किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पे या किसी पार्टी पे, डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, क्या उन लोगों के लिए मैसेज नहीं है? देखिए, राजनीति जो हम लोग करते हैं और जो करना चाहते हैं, आपने ठीक कहा कि एक लंबी राजनीति होनी चाहिए और लंबी राजनीति का अपना एजेंडा होता है। आपकी अपनी एक विचारधारा होती है और सवेरे शाम बदलने वाली अगर आप सोच रखिएगा और इधर से उधर करते रहिएगा तो स्वाभाविक है कि आप लंबी राजनीति नहीं करते। लंबे रेस के घोड़ा को बहुत जरा संभल करके चलना पड़ता है। ये तो पता चला कि एक ही रेस में आपने इतनी तेज दौड़ लगाई, पास तो कर गए, लेकिन पता चला कि आगे एक्सीडेंट हो गया। इसलिए राजनीति में सब लोगों को, सब जगहों को, सब चीज़ों में हमेशा अपना जो हमारा पक्ष है, हमारी जो विचारधारा है, उस पर काम करना चाहिए। सर, दिल्ली में जदयू की बात कर रहे हैं कि सारे लोग जदयू में आएंगे, क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में इनको जगह भी अब मिलेगी विस्तार? देखिए, आपने 2-3 सवाल एक ही साथ पूछ दिए। जहाँ तक केंद्रीय मंत्रिमंडल का सवाल है तो मैंने 2 दिन बता चुका, उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जब भी विस्तार होगा हम लोगों ने बता ही दिया उस चीज़ का। जहाँ तक जो आज अलग हुए हैं, पहले तो आप जानते हैं इसकी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूरी होगी, उसका नोटिफिकेशन होता है, अलग दल की मान्यता मिलती है, उनके नेता बनते, सब चीज़ें होता है। उसके बाद हर एक पार्टी का अपना संविधान होता है, उस संविधान के अनुसार आगे की कार्रवाई होती है, समझे ना। और आप जानते हो तो एनडीए के हिस्सा रहे हैं और एनडीए में हम लोग तो 2 ही लोग नहीं, बीजेपी और जेडीयू है, दोनों जगह जहाँ जाएंगे स्वागत होगा। तो दिल्ली में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं, पशुपति पारस से भी बोल रहे थे। तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव के वक्त जब चिराग पासवान बयान दे रहे थे, उस वक्त से ही लोजपा नाराज थी या फिर? नहीं, ये तो मैंने आपको बताया ही। देखिए, सब लोग एक देखिए बहुत ही यहाँ अच्छे ढंग से हम लोग एनडीए को चला रहे थे। उसमें याद करिए ना, पशुपति पारस जी भी यहाँ पर मंत्री थे, लोकसभा में जो चुनाव लड़ा गया था, एक बहुत अच्छा माहौल था। और जिस प्रकार माहौल को खराब किया गया तो स्वाभाविक है, सब लोग अंदर से कोई प्रसन्न तो थे नहीं, सब लोग दुखी थे। तो वो तो होता ही है ना, कितना दिन तक लोग किसी के मनमानी को बर्दाश्त करेंगे। क्या लगता है सर, जो विधानसभा चुनाव में नंबर आप लोग को आए, ये चिराग पासवान का जो था कैंपेन एंटी-जेडीयू, उसी का परिणाम था, उनको शामिल के परिणाम? देखिए, एक बात बता देते हैं, अभी उनकी उम्र बहुत है। मैंने बताया ना कि आदमी को लंबे रेस का घोड़ा होना चाहिए और लंबी राजनीति में पूछना चाहिए। और सबसे ज़रूरत है कि राजनीति में अपने सिद्धांत के साथ साथ आपके साथ जो अनुभवी लोग हैं, आपके जो सहयोगी के अनुभवी हैं, उनका भी मान सम्मान करना सीखें। तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी में हुए टूट से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने तंज कसते हुए कहा है कि बिहार के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, यह तो होना ही था। पार्टी में जिस तरह से चिराग पासवान तानाशाही रवैया अपना रहे थे, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर सवाल पूछने वाले, जेल भेजने वाले चिराग पासवान के अंदर अब कुछ भी नहीं बचा है। जो लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अनाप शनाप और अनर्गल बातें कहते हैं, उनके लिए आज बड़ी सीख मिली है। लोक जनशक्ति पार्टी के टूट ने यह बता दिया है कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ साजिश रचने वाले लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। उनका खुद का घर नहीं संभल सकता तो वो दूसरों की तरफ कभी भी पत्थर ना फेंकें। आज का दिन निसंदेह बिहार की राजनीति के लिए ऐतिहासिक दिन है। चिराग पासवान जी की पार्टी की टूट ने एक बात को साबित कर दिया कि उनकी तानाशाही से सारे लोग परेशान थे। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं पशुपति पारस जी को और हमें उम्मीद है कि वो केंद्र में मंत्री बनेंगे और निसंदेह बिहार के विकास के बारे में सोचेंगे। एक बार पुनः पशुपति पारस जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप पर बिहार की जनता वैसे ही भरोसा कर रही है, लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता वैसे ही भरोसा कर रहे हैं जैसे रामविलास पासवान जी पर किया करते थे। आज एक बात साबित हो गई कि चिराग ने अपने ही बंगले में आग लगा दिया। राजद ने भी लोक जनशक्ति पार्टी के टूट पर बड़ा बयान देते हुए पार्टी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि किस तरह से लोग दूसरों के घरों में आग लगाने की कोशिश करते हैं, उन्हें नहीं भूलनी चाहिए कि आग की लपटें उनके घर को भी खाक कर सकती है। देखिएगा बिहार में क्या होगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि एलजेपी में पहले से टूट होती रही है, यह कोई नई बात नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट होने की हवा फैलाई जा रही है। कारण पशुपति पारस जी और
ललन सिंह जी की मुलाकात शिष्टाचार भी हो सकता है, पर एक बात तो स्पष्ट है कि जनता दल यू प्रलोभन देने वाली पार्टी है। जनता दल यू धनराशि का प्रयोग कर करके पार्टियों को तोड़ती है, छोटी छोटी पार्टी को तोड़ कर करके ये अपने मिलाना चाहती है। इनकी पुरानी फितरत है, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इनको लोकतंत्र में विश्वास तो है नहीं। जितने भी इरिगेशन से लेकर करके हर डिपार्टमेंट में बड़े बड़े आरसीपी टैक्स लिए गए, वो राशि यही सब में खर्च न होता है। तो स्वाभाविक तौर पर मेरा मत साफ है कि देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी आसानी से हमें नहीं लगता है कि टूटेगी, लेकिन जो जाल बिछाए जा रहे हैं कुछ भी संभव है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का भी बयान सामने आया है। विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अकेले निर्णय ले रहे थे। चिराग ने महागठबंधन को फायदा पहुंचाया था, उस समय से सभी सांसद नाराज थे। अब उचित समय पर इन लोगों ने यह फैसला लिया है। लोजपा के सभी सांसदों ने पशुपति पारस को अपना नेता चुना है और इसकी जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को भी दी है। ये उनके पार्टी का अपना मामला है, किसको नेता रखना है ये खुद जो है से उस पार्टी के सांसद तय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने अकेले निर्णय लिए थे महागठबंधन को लाभ पहुंचाने के लिए, एनडीए के खिलाफ लड़ने का, उस समय से सभी सांसद नाराज थे, मौके की तलाश में थे और अब उचित समय आ गया है और उस उचित समय के समय में उन्होंने यह निर्णय लेकर और लोकसभा तक अध्यक्ष तक की जानकारी देने का काम किया है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने एलजेपी में टूट के पीछे जदयू का हाथ बताया है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि इस टूट में जदयू के नेता शामिल हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पार्टियों को तोड़ने में क्यों लगे रहते हैं। जदयू दल बदलू की जमानत बन गई है। उन्होंने इसे राजनीतिक भ्रष्टाचार बताया है। लोक जनशक्ति पार्टी में जो कुछ भी फूट की खबरें आ रही हैं, मैं समझता हूं ये एलजेपी का और एनडीए का आंतरिक मामला है। लेकिन जिन लोगों ने इस फूट को ऑर्गेनाइज किया है, वो खबरों से लगता है कि जेडीयू के नेता इसमें शामिल हैं। आखिर नीतीश कुमार जी विभिन्न पार्टियों को तोड़ने में क्यों लगे रहते हैं? मैं समझता हूं वैचारिक स्तर पर जेडीयू विभिन्न दलों के आदतन दल बदलुओं की एक जमात बनती जा रही है। अरे आपको ऑलरेडी बहुमत है, सरकार चलेगी ना। लेकिन जिस तरह से वो राजनीतिक तौर पे मामले को, पूरे वातावरण को बिहार में विषाक्त कर रहे हैं, आज से नहीं पिछले 10, 15, 20 सालों से जब से जेडीयू बनी है, इधर से तोड़ के लाओ, उधर से तोड़ के लाओ, यही काम बीजेपी भी करती है, यही जेडीयू भी करती है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के नज़र में यह एक राजनीतिक भ्रष्टाचार है, अनाचार है और राजनीति को बिल्कुल ही निचले स्तर पर ले जाने की कोशिश है। मैं समझता हूं जो कोई भी आज राजनीतिक दलों को सत्ता के बल पर तोड़ना चाहते हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कल को वो भी विपक्ष में आएंगे और ये स्थिति उनके साथ भी हो सकती है। कोरोना की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन बिहार में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। पूर्णिया के कुरियर कंपनी से 30 लाख की लूट की वारदात हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि अपराधी ने वैशाली में लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। सोनपुर थाना क्षेत्र के गोला बाजार स्थित फ्लिपकार्ट के गोदाम में घुसकर हथियारबंद अपराधियों ने एजेंट से 10 लाख रुपया और सामान लूट लिया। यही नहीं, इस दौरान बदमाश गोदाम में लगे सीसीटीवी भी अपने साथ लेकर चलते बने। आपको बता दें कि वैशाली में बीते 4 दिनों के अंदर अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को एक बार फिर से अंजाम दिया है। बिहार में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। मामला बेगूसराय का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य को गोली मार दी। इस दौरान अफरा तफरी का भी माहौल कायम हो गया। गोली मारने के बाद अपराधी हाथ में हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। घटना मतिहानी थाना क्षेत्र के रामदिरी नकटी टोला का है। गोलीबारी में 40 वर्षीय कृष्ण मोहन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानंद में उन्हें निजी नर्सिंग होम में एडमिट कराया गया, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बनी है। मधुबनी के बेनीपट्टी के भाजपा विधायक विनोद नारायण झा सामूहिक हत्याकांड से अभी उबरे भी नहीं थे कि फिर से एक बार विवाद में फंस गए। विधायक जी के छोटे भाई की करतूतों पर पर्दा डालने का काम किया गया, जबकि उनके भाई की पत्नी पूरे गांव में हाई तौबा मचा रही और सड़क पर ही 4 दिनों से अपनी लड़ाई लड़ रही। मधुबनी जिले के बाबू बढ़ी थाना अंतर्गत घंगोर गांव तमाशबीन बना हुआ है। आपको बता दें कि ज्योति झा नाम की युवती अपने ननिहाल आई हुई थी और उसी समय माधव झा ने इस
युवती को प्रपोज किया था, जिसके बाद दोनों के प्यार की गाड़ी पटरी पर आई और फिर उसके बाद दोनों अपनी सुरक्षा से कई रातें रंगीन भी की। युवती ने शादी का प्रपोजल रखा तो माधव झा ने 7 जन्मों लिए एक मंदिर में फेरे भी ले लिया, जिसके बाद दोनों पति पत्नी की तरह चंडीगढ़ में रहने लगे और न जाने इन दोनों की जिंदगी में क्यों तूफान आई, जिससे दोनों फिर से अलग हो गए। आज यह युवती अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क पर उतर आई है, क्योंकि भाजपा विधायक विनोद नारायण झा के छोटे भाई माधव झा एक युवती के साथ धोखा दिए हैं। जो कि अभी ये है 21 by the High Court of Punjab and Haryana allowing the stay petition of the applicant wife in 2020 that respondents were required to stay with applicant wife at least 3 years. Regarding the payment and above addition amounts, they will be dismissed, withdrawn by the यहाँ 4 सिक्योरिटी वाले मेरे सामने खड़े कर दिए, 4 पुलिस खड़ी करने से कोई फायदा नहीं है। उस 4 पुलिस को काम करना पड़ेगा, प्रशासन को यहाँ काम करना पड़ेगा और इस मैटर की अब पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगले 10 साल में ऐसा आसपास के 10 गांवों में ऐसा कांड नहीं होना चाहिए और किसी की बेटी की इज्जत कोई खिलवाड़ नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि बेटी के बाप की इज्जत जा रही है तो बेटे के बाप की इज्जत भी जा रही है और वो जाएगी। उसमें मैटर में इंक्वायरी किए जाए, बिल्कुल की जाए। आपकी मायके कहाँ है? जी करमोली। क्या पिताजी का क्या नाम है? विनोद झा। आपका क्या नाम है? मेरे को फुल सपोर्ट है मेरी फैमिली से कि आप करें, तुम्हारे साथ गलत हुआ है तुम करें। मेरे भाई ने भी तेजस्वी जी से भी बात की इस मैटर पे। परसों मीटिंग की तेजस्वी जी से, मैं यहाँ थी, इस करके मैं जा नहीं पाई पटना। लालू जी का बर्थडे था रात में उस दिन में, लेकिन उस चीज के लिए भी बोला गया है हमने। अच्छा, ये तो विधायक जी का गांव है, विनोद नारायण जी का। विधायक जी भाई है। किनका? विधायक जी मेरे भैंसुर हुए, जेठ हुए। अच्छा, अब आप बताइए, अगर विधायक जी बड़े नारे लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतना लंबा चौड़ा विवेक कुमार झा युवा नेता भतीजा जी मेरे जो भी है, उन्होंने इतना लंबा चौड़ा माधव जी का एबीपी का न्यूज लगा के फेसबुक पे डाला हुआ है। आप सपोर्टर नहीं है, आप विस्फोटर हैं। आप विस्फोटर भी तो नहीं है ना। आपके घर में कोई कांड हो रहा है, मैंने पर्सनली कल फोन किया भैया को कि ऐसे काम हो रहा है आपके घर में, उनको कोई नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम? जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई के लिए पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ने न्याय मार्च निकाला है। मुजफ्फरपुर जिले के शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से लेकर शहर के विभिन्न चौक चौराहे से लेकर न्याय मार्च निकाला गया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। छात्र के पूर्व जिला अध्यक्ष सुल्तान अली ने कहा कि पप्पू यादव को अगर रिहा नहीं किया जाता है तो बिहार में आंदोलन व चक्का जाम किया जाएगा। आज लोग न्याय मार्च निकाला गया है, जिसमें मुख्य मांगे हैं आदरणीय श्री पप्पू यादव जी को रिहा किया जाए, गरीबों के मसीहा को रिहा किया जाए, क्योंकि अब जब से उन्हें रखा गया है तब से क्राइम और तब से लूट, तब से बलात्कार किस तरह बढ़ चुका है। इन चोरों का, सरकार जो बैठी चोर है वो किस तरह से चोरी कर रही है, ये सीधा आप लोगों ने अपने अखबारों के माध्यम से देख रहे हैं। उसको लेकर अलीगढ़ हम लोग रिहा करने की मांग कर रहे हैं। जल्द से जल्द पप्पू यादव को रिहा किया जाए, अन्यथा नहीं तो उग्र आंदोलन इस मुजफ्फरपुर की धरती से शुरू होगा और पूरे बिहार में वो आंदोलन करेंगे आदरणीय श्री पप्पू यादव जी को जब तक रिहा नहीं किया जाएगा। और जो भी सरकारी स्कूलों, निजी स्कूल जो भी फीस ले रही है उन्हें अविलंब उनके फीसों को माफ किया जाए और जो भी अस्पतालों में कोविड से लेकर कोई भी इलाज चल रहा है उसे मुफ्त में इलाज किया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन की तैयारी जन अधिकार पार्टी कर चुकी है और मुजफ्फरपुर के धरती पे स्टार्ट होगी। बिहार के हर एक कोने कोने में उग्र आंदोलन किया जाएगा, अन्यथा नहीं तो नीतीश कुमार जल्द से जल्द आदरणीय श्री पप्पू यादव जी को रिहा करें। ये क्या सब किए हैं? आज 5 मांगों को लेकर के हम लोग न्याय मार्च निकाले हैं, जिसमें मुख्य मांगे हैं कि हमारे पप्पू यादव जी को रिहा करें सरकार। साथ ही साथ जब जिस स्कूलों में पढ़ाई नहीं हुई है और वो लोग पैसे का मांग कर रहे हैं तो उन्हें पैसा लेने का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि पढ़ाई नहीं तो फी नहीं। मनरेगा से कृषि को जोड़ा जाए, जो कृषि का कार्य है उसको मनरेगा से जोड़ने की बात। तीसरी है जो कोरोना काल में जिस परिवार के लोग मर गए उनके आश्रितों को मुआवजा की मांग है। इसी तरह की मांगे को लेकर हम लोग आज मार्च निकाले हैं।
बड़ी खबर बिहार के रोहतास से आ रही है, जहां नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा है। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। घटना विक्रमगंज मंडल क्षेत्र के कछवा थाना के मंगड़ाव गांव की है। वो ये दोनों कल शाम को सोन में गए थे। हाँ। फिर वहाँ नहाने लगे। हाँ। और इस दरमियान ही वो दोनों डूब गए। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग वहाँ से ले आए, लगभग आधा घंटा 45 मिनट बाद उसमें से निकाले और फिर ले आकर नासरीगंज एक सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। फिर वहाँ ले गए तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अच्छा, फिर यहाँ कहाँ लाए? यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आए। क्या नाम है आपका? नहाते समय डूब गया, उसकी मृत्यु हो गया, उसको पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं। कौन गाँव? मंगराव। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। बड़ी खबर पटना सिटी से आ रही है, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े ईंट बालू व्यवसायी को गोली मार दी है। गंभीर रूप से घायल व्यवसायी को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घायल व्यवसायी की पहचान धर्मेंद्र यादव के रूप में की गई है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखा भी बरामद किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जी, हम 10 बजे से दीवा पेट्रोलिंग में थे। उसके बाद हमको एडिशनल थाना प्रभारी कृष्णा यादव जी ने फ़ोन किया कि मदरसा गली में गोली चली, जल्दी आइए। तो हम जब जल्दी आए हैं और आए तो देखा कि यहाँ पर कोई है नहीं, लेकिन जो खोखा जो है बरामद, 3 ठो जो है पिस्टल की खोखा बरामद हुआ है। यही अभी तक, और जिनको गोली लगी है उन्हें पीएमसीएच जो है ले जाया गया। क्या स्थिति है? तो अभी उनसे बात हुई, हमसे दुर्भाष से बात हुई, उनकी स्थिति ठीक है, बोले हम ठीक हैं। क्या ये मतलब क्या आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? हाल में जेल के छुट्टी आने की बात सामने आ रही है। जी, इससे पहले गोली कांड हुआ था तो गोली जेल गए हुए थे वो। अब बाकी विशेष हम नहीं बता सकते हैं उसमें क्या है नहीं है, सीनियर अधिकारी हमारे बताएंगे। कोरोना महामारी के दौर में संक्रमण होने से जितने भी लोगों की मौत हुई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए पटना के मेयर सीता साहू के नेतृत्व में आलमगंज स्थित शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर पटन देवी मंदिर के महंत विजय शंकर गिरी और पटना के मेयर सीता साहू समेत अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। कहाँ पे ये श्रद्धांजलि दिया गया? पतंजलि मंदिर में श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम लोगों ने मिलकर सबको उनका शांति के लिए प्रार्थना करें। हम भगवती से यही कामना करते हैं कि जो कोरोना महामारी है उसके सबों को नाश करे भगवती और सबका कल्याण करे। जो अभी बिस्तर पर पड़े हुए हैं, बीमार हैं, उनको भी भगवती ठीक करें और पूरे बिहार को ही नहीं पूरे भारतवर्ष को कल्याण करें, पूरे जगत को कल्याण करें। हम यही कामना करते हैं। पटना में कोरोना की रोकथाम के लिए 18 साल से ऊपर के लोगों के वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ती जा रही है, तो वहीं सभी केंद्रों पर खासकर युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर के काफ़ी उत्साह भी है। इसी क्रम में वार्ड 48 के अंतर्गत मुसल्लापुर स्थित नरेश विद्या मंदिर में जिला प्रशासन और पटना नगर निगम के द्वारा टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। कार्यक्रम में पटना नगर निगम के मेयर सीता साहू, भाजपा के वरिष्ठ नेता और कुमराल से विधायक अरुण सिन्हा ने वैक्सीनेशन केंद्र का जायजा भी लिया। भाजपा पटना महानगर अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने उक्त स्थल परीक्षण के अवसर पर मौजूद लोगों और विशेषकर युवाओं में वैक्सीनेशन के प्रति गंभीरता को लेकर खुशी भी जाहिर की। चंदन शर्मा सर। यस सर। फिल्म इंडस्ट्रीज में बीते साल 14 जून को एक काले दिन के रूप में याद किया जाता है। सुबह जब सब कुछ सामान्य था, अचानक 12 बजे खबर ने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्रीज बल्कि
देश के सभी सिने प्रेमियों को चौंका दिया है वह खबर थी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की। सुशांत सिंह अपने घर के कमरे में फांसी लगा लिए। इस समाचार ने सुशांत के करोड़ों प्रशंसक को एक बड़ा झटका दिया। साथ ही शायद ही कोई ऐसा दिन रहा होगा जब सुशांत सिंह को याद नहीं किया गया होगा। सुशांत सिंह के मौत को 1 साल का समय गुजर चुका है और प्रशंसक उन्हें बार बार याद कर रहे हैं। रात से ही सुशांत सिंह ट्विटर पर 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर लोग सुशांत सिंह के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पटना में सुशांत सिंह के चाहने वालों ने उनके पुण्यतिथि पर प्रार्थना सभा और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया है। सुपौल के राघोपुर ब्लॉक के करजाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैराहा पंचायत के वार्ड नंबर 13 में बांस काटने को लेकर के 2 पक्षों में जमकर मारपीट की घटना हुई है। वार्ड नंबर 13 निवासी योगेंद्र मंडल ने बताया कि अपने भाई के साथ बांस को काट रहा था। बांस काटने के क्रम में बांस उनके खेतों में जाकर गिर गई, जिसके बाद यह विवाद उत्पन्न हुआ। योगेंद्र कुमार मंडल, घर बोरा, वार्ड नंबर 13। क्या मामला था, कैसे सर फटा? मामला था जब मैं अपना बांस में बांस काटने गया और बांस कट करके उनके खेत में जो गिरा उसे क्रम में गाली गलौज देने लगा और बारीकी से सभी भाइयों को और पिताजी को, मम्मी को, सबको बारी बारी से मारा और जख्मी कर दिया। कौन मारा? संजय मंडल, पिता जयराम मंडल, रंजन मंडल, पिता जयराम मंडल और जयराम मंडल, पिता कुंजीलाल मंडल, रंजना देवी, पति संजय मंडल और शांति कुमारी। इन सभी ने सिर्फ बांस के कारण, बांस गिरने के कारण, बस बांस उसके जमीन में गिर गया इसी कारण, जबकि जमीन बिल्कुल प्लेन था। इससे पहले भी कोई विवाद? इससे पहले कोई विवाद नहीं। कोई विवाद नहीं। फिलहाल आज की खबरें में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार।